नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम यानी कि बड़ी खबर में। और इस खबर में आपको दिन की 4 बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं और आपके साथ मैं शाहनवाज मिर्जा हूं। 4 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। पहली खबर हिसार से आ रही है, जहां पर दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा है। और दूसरी खबर अंबाला से आ रही है, जहां पर बढ़ते प्रदूषण को लेकर अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। और तीसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां नशे में धुत पुलिस कर्मियों ने हुक्का पीने के लिए जिद की है और उसके बाद लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। चौथी खबर यमुनानगर से है, जहां पर विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के जेई को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और दिन की ये 4 बड़ी खबरें। आदमपुर का रण, दूसरी खबर पर्यावरण पर पॉल्यूशन का अटैक और तीसरी बड़ी खबर खाकी फिर हुई दागदार, चौथी रिश्वत लेते जेई गिरफ्तार। इन 4 बड़ी खबरों को आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, हर एक खबर को विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे कि किस खबर में कहां तक आदमपुर में पार्टियां कितनी तैयार हैं, पर्यावरण पर पॉल्यूशन का जो अटैक है वो किस तरह से आपके और हमारे लिए घातक हो सकता है, खाकी का जो एक नाम है, खाकी की जो एक मान सम्मान है उसको किस तरह से दागदार किया है। और चौथी खबर आपको बताएंगे, रिश्वत लेते हुए दरअसल जेई को गिरफ्तार विजिलेंस की टीम ने किया है। चलिए पहली खबर आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। आदमपुर का दरअसल रण है और उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे जुबानी जो जंग है वो भी लगातार तेज हो रही है। सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हिसार कांग्रेस भवन में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें दीपेंद्र हुड्डा ने यह कहा है कि सकारात्मक बदलाव हमारा देश है। आदमपुर उपचुनाव की जनता एक वोट के 2 बदलाव करने का काम करेगी। पहला बदलाव आदमपुर में और दूसरा बदलाव हरियाणा में होगा। उन्होंने ऐलान किया है कि कांग्रेस सरकार बनने पर हरियाणा में हर उपभोक्ता को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। यह आपको बताएं, जो राज्यसभा के सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, उनके बयान है और प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल उन्होंने करी थी और बड़ी घोषणा उन्होंने कर दी कि 300 यूनिट बिजली कांग्रेस की सरकार बनती है तो हरियाणा में फ्री दी जाएगी। यानी कि आदमपुर उपचुनाव में जीत का दावा किया और विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ऐलान किया। दीपेंद्र हुड्डा, एक तो आदमपुर में एक ऐसे जनप्रतिनिधि, हमारा जो इस चुनाव में जो मुद्दा है वो आदमपुर में लोगों का बहुत अच्छा रुझान, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें चुनाव में और हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमारे उम्मीदवार जयप्रकाश जी जीतेंगे। कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं? प्रश्न सर, राम रहीम पैरोल पर बात, एक और बात इसमें आई है जी, हमारा जो इस चुनाव में जो मुद्दा है वो सकारात्मक बदलाव आए प्रदेश में, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। आदमपुर की एक वोट से लोग 2 बदलाव करने का काम करेंगे। एक तो आदमपुर में एक ऐसे जनप्रतिनिधि जिनकी कार्यशैली निराशाजनक रही है, जो ना कभी विधानसभा में बोलते, ना संसद में बोलते, ना कोटा लगाते, अपना जो सांसद कोटा है, ना वो कभी लोगों सुख दुख में रहते। वो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के इच्छा अनुसार पार्टियां बदल लेते हैं, पार्टियों के साथ सेटिंग करके, मगर लोगों के सुख दुख और विकास से उनका ज्यादा लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है, तो लोग उनको बदलना चाहते हैं। पहला बदलाव आदमपुर में। दूसरा हमारा मुद्दा है हरियाणा में बदलाव। एक ऐसी सरकार जिसने हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। आज देश में हरियाणा विकास में पिछड़ गया, विकास प्रक्रिया ठप हो गई, बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा पहुंच गया, ना कहीं निवेश हुआ, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना थर्मल कारखाना आया, ना यूनिवर्सिटी बनी। यूनिवर्सिटी बनने की दूर की बात है, यूनिवर्सिटी कॉलेज, यहाँ पे गांव के स्कूल भी बंद होने की कगार पे। हमारा जो इस चुनाव में जो मुद्दा है वो सकारात्मक बदलाव आए प्रदेश में। ये
चलिए इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी और उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ केवल डींगरा कांग्रेस के प्रवक्ता और सत्यव्रत शास्त्री साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। केवल डींगरा से मैं सवाल लेता हूं, पहला सवाल उनसे शुरुआत करते हैं। केवल डींगरा जी, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की राह पर चल गई है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। देखिए, बिजली एक इशू ऐसा है जो आम लोगों की व्यवस्था है, जो आज बुरी हालात है प्रदेश की, उसको टच करता है। और जो आज महंगाई हो रखी है उसके लिए एक आम लोगों को राहत की बात है। ये किसी को रेवड़ी बांटने का काम नहीं, ये उनको राहत पहुंचाने का काम है। और दूसरी बात है, जितना बीजेपी की सरकार ने 8 सालों में जो सरकार से जो लूट मचाई है, हाँ। जो हमारे पैसे, हरियाणा के पैसे की बर्बादी की है, उसको पटरी पे लाने के लिए भी काम करेंगे। नहीं केवल डींगरा साहब, वो तो पटरी पर आप बनेगी, लेकिन लोगों को कैसे समझाएंगे? क्योंकि 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट देने की बात तो आम आदमी पार्टी भी करती है। अगर वही सारे मैसेज आप भी देंगे तो लोग आम आदमी पार्टी को क्यों ना चुने? देखिए, आम आदमी पार्टी ना तो पंजाब में फेलियर झूठ बोला उन्होंने, और वहां पे भी इसी तरह से काम किया। आप देखिए, 1000 रुपए महिलाओं को देने थे पंजाब में, क्या दिए? जब झूठ बोलते हैं, झूठ के पांव नहीं होते। हमारे हुड्डा साहब ने जब सरकार थी 1600 करोड़ के बिल माफ किए थे किसानों के। जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ। ये झूठ बोलने का काम जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है। सत्यव्रत जी, शास्त्री साहब जवाब दीजिए। कांग्रेस जो वायदा करती डींगरा जी कह रहा है कि है। झूठ की सियासत करती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, एक हरियाणा की वर्तमान सरकार ऐसी है जिसने बिजली के उत्पादन और संप्रसारण और लोगों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का जो काम किया है, वो केवल वोट के आधार की राजनीति ये बन गया था। जो भी पार्टी होती थी वो ये कहते थे कि हम आएंगे तो माफ कर देंगे, हम आएंगे तो माफ कर देंगे। पहली सरकार है जिसने इस उपभोक्ता को ये समझाने में सफलता प्राप्त की है कि बिजली पैसे से बनती है और उसका पैसा दिया जाना चाहिए, और आज लोग दे रहे हैं। और 90% गांवों में आज ही 24 घंटे बिजली की योजनाएं चल रही हैं। लोग ठीक है, इस हरियाणा की लाइन को आगे बढ़ने के बजाय ये लोक लुभावने नारे जो हैं ये, और पहली बार आपकी जानकारी होगी, पहली बार हरियाणा सरकार ऐसी है जिसने बिल के जो रेट है वो डाउन किए, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा और भी डाउन होंगे। लेकिन फ्री में दे देना, व्यस्त में दे देना, ये एक वो है जो The person you are speaking with has put your call on hold. जी सत्यव्रत जी, बात पूरी करिए। जी सत्यव्रत जी। हाँ, तो मैं जो कह रहा था कि बिजली का इश्यू आगे तक रहेगा नहीं। जिस प्रकार से आज हम सौर ऊर्जा पर चल रहा है देश, दुनिया के लिए एक मॉडल बना है और पूरी दुनिया को यही से दिशा निर्देश जा रहा है। हाँ। तो जितने प्रकार का जब इनकी सरकार की सोच से होगी, लेकिन तब तक देश के अंदर बिजली का कोई इश्यू ही नहीं रहेगा। ठीक है सब लोग सौर ऊर्जा पर निर्भर रहेंगे, इलेक्ट्रिक सिस्टम देश के अंदर डेवलप होगा। हाँ। और ये जो लोक लुभावने नारे हैं, हाँ। ये जनता को नकार दिया जाएगा। लेकिन सत्यव्रत जी, लोक लुभावने जो वादे हैं, सत्यव्रत जी एक सवाल ले लीजिए। सत्यव्रत जी, अगर जो लोक लुभावने वादे हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में गवर्नमेंट चला रही है, और इसी को लेकर अब हर एक राज्य के अंदर जो है वो एक सकारात्मक पहल होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में आप ही की सरकार है और योगी जी जो है वो दीपावली, होली और अन्य त्योहारों को लेकर फ्री में बस सेवा देते हैं, महिलाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, यानी कि इसकी पहल हो चुकी है ना। हर एक पार्टी अब आम आदमी पार्टी की राह पर चल रही है। नहीं, आम आदमी पार्टी की राह नहीं, आम आदमी पार्टी तो जुम्मे कल आई है। किसी विशेष समय विशेष पर, वर्ग विशेष पर कोई सहानुभूति पूर्वक विचार करना, ऐसा नहीं। आप 300 बिजली फ्री देंगे, भाई क्यों दोगे, किसको दोगे, कैसे दोगे? एक कैटेगराइज करो ना, इस लेवल के लोगों को देंगे, इस स्तर के लोगों को देंगे, इतने समय में देंगे, तो एक समझ में आती है बात। ये तो एक व्यवहारिक बात है, दिव्यांगों को होगा, वृद्धों का होगा, महिलाओं का होगा। चलो एक अवसर आता है, उस समय सबको ये चीजें अच्छी लगती है, करनी भी चाहिए, और जन कल्याण और समाज कल्याण की ये नीतियां आती हैं। लेकिन आप ऐसे ही किसी के बारे में बोल दोगे, वैसे वो कर दोगे, तो जनता इन बातों को समझती है। लेकिन मुख्य विषय है कि आपके पास वो कार्य योजना क्या है। 300 यूनिट बिजली जब फ्री दोगे तो जो पैसा खर्चा होगा उसकी आपके पास साधन क्या होगा, उसका कलेक्शन कैसे करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में पैसा रखा है और आपको सरकार की बजाय आप ही अपने घरों से बांट दोगे। एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, मैनेजमेंट है, वो बताइए ना पहले कि हम ऐसा कर देंगे। तो ये चीजें तो कांग्रेस के पास पहले से थी। आज समाज चाहता है कि उन लोगों को जरूरत है
जो लोग समाज में पीछे रह ठीक है गए सर। उनके लिए योजना बने, ठीक। वो लोग आगे आए, इसके लिए किसी को ऐतराज नहीं। ठीक है सर। लेकिन सरफराज शास्त्री जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। केवल ढींगरा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, आप दोनों ने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आदमपुर उपचुनाव और पंचायती चुनाव को लेकर पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं और हर एक पार्टी धरातल पर अपने आप को मजबूत दिखाने की लगातार कोशिश कर रही है। दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं जो पंजाब में है। पंजाब में लगातार पराली जलाए जाने को लेकर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सुप्रीमो केजरीवाल को आड़े हाथों ले लिया और ये कहा है कि केजरीवाल जी कहते कुछ हैं, करते आखिर कुछ हैं। ये आज तक का उनका इतिहास रहा है। उतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि दिल्ली में बैठकर चिल्लाते थे कि पंजाब का सारा पराली का प्रदूषण दिल्ली आ रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के चलते लोगों के लिए सांस लेने में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। केजरीवाल जी कहते कुछ है, करते कुछ है। ये आज तक का उनका इतिहास रहा है। अब इतना गला पाड़ पाड़ के दिल्ली में चीखते थे, शोर मचाते थे कि जी पंजाब से पराली का प्रदूषण सारा दिल्ली आ रहा है, लेकिन इस बार एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया। उनकी जुबान लगता सूख गई है और वो इस बात को, जो उनका महाज्ञान था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते भी नजर नहीं आ रहे हैं केजरीवाल। इसी खबर को लेकर हमारे ब्यूरो हेड गुरुग्राम से हमारे साथ सुशील जी जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, लगातार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जुबानी जंग चल रही है और इस बार पंजाब में पराली को लेकर अनिल विज का बयान आया कि दिल्ली में वो कहते थे कि पंजाब और हरियाणा से पराली जलाते हैं, प्रदूषण होता है। इस बार उनका बयान नहीं आया, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सर्दी का मौसम जैसे ही शुरू होता है और अमूमन जब दीपावली का जिक्र हो तो उसके बाद प्रदूषण का जिक्र लाजमी हो जाता है। और अभी तो पहले से ही, आज से अगर मैं 20 दिन पहले की बात करूं, यानी अक्टूबर की शुरुआत में ही जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो काफी हाई है और माना जा रहा है कि प्रदूषण ने दस्तक दे दी है। और कई इलाकों में, दिल्ली NCR के कई इलाकों में स्थिति गंभीर है और इसको लेकर जो जुबानी जंग प्रत्येक साल देखने को मिलता है वो इस साल भी शुरू हो गई है। चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब से पराली जलने की खबरें आती थी और उस वक्त लगातार जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो कहते थे, या फिर हरियाणा का काउंटर अटैक होता था, तो तमाम चीजें थी। लेकिन इस बार स्थिति जैसा तक है, स्थिति वही है कि पंजाब में अभी भी पराली जलाए जा रहे हैं, लेकिन वहां सरकार अब आम आदमी पार्टी का है और यही वजह है कि अब पराली को लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं की जाती। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने किसानों से पराली न जलाने को लेकर और प्रति एकड़ मुआवजे का भी ऐलान किया था कि अब पराली खरीदी जाएगी, हरियाणा सरकार खरीदेगी और उस पराली का निस्तारण सही से किया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई प्रदूषण से संबंधित खबरें न आए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो AQI है वो काफी हाई है और प्रदूषण बढ़ रहा है। देखिए, अगर आंकड़ों पे गौर करें तो आपको याद होगा कि इसी साल WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक आंकड़ा जारी किया था और उसके मुताबिक बताया गया था कि विश्व के 20 जो पॉल्यूटेड शहर हैं उसमें से 13 शहर भारत के हैं, यानी हमारे अपने शहर हैं जो सबसे 13 उसमें शामिल हैं। और टॉप 10 में भी जो 9 शहर हैं वो देश के शहर हैं और उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली और गुरुग्राम का नाम जरूर आता है। तो ऐसे में हम कहें कि प्रदूषण को लेकर केवल जुबानी जंग दिखता है लेकिन खास तौर पे कुछ नजर नहीं आता। और अभी देखिए 2 दिन का और वक्त है, जैसे ही दीपावली के नेक्स्ट डे का जो समय होगा आप देखेंगे कि किस तरह से गुरुग्राम में या दिल्ली NCR में तमाम स्थिति कितनी भयावह होगी कि तमाम वे लोग जो किसी न किसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हों और खास तौर पे सांस लेने की बीमारी या हृदयघात की बीमारी, इस तरह से काफी लोग प्रभावित नजर आएंगे। और अभी से ही कहीं ना कहीं उन्हें सताने लगा है और इन नेताओं को भी। और इस बार चूंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह का पंजाब को लेकर बयान नहीं आ रहा है तो माना जा रहा है कि निश्चित तौर पे इस बार की स्थिति वही होगी और देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इस पूरे बढ़ते प्रदूषण के स्तर को अब क्या बताती है। क्योंकि अमूमन कई सालों से हम देखते आए हैं कि पराली, हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने का मसला उठता है और प्रदूषण का उसे कारण माना जाता है। तो इस बार क्या होने वाला है यह देखना होगा।
हाँ बिल्कुल सुशील जी, ये भी आपसे समझना चाहूंगा, अगर प्रदूषण की बात की जाए तो ये हमेशा से देखा जाता था दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा उसका जिम्मेदार हरियाणा पंजाब बताया जाता था। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली यूनिट है, दिल्ली की कमेटी है, क्या ये सवाल उठाएगी कि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी चुप है? सुशील जी नहीं, देखिए ये सवाल उठाए जा चुके हैं, कई बार यह सवाल उठा था और ये सवाल आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी पंजाब में, तो उसी दौरान कई ऐसे कार्टून आए थे सामने और सोशल मीडिया पर कई ऐसे कार्टून चलते थे कि अब पंजाब की पराली से दिल्ली में प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, ऐसे तमाम बातें की जाती थी। और कहीं ना कहीं उससे साफ नजर आता था कि अब सरकार केजरीवाल की यहाँ भी है और केजरीवाल की वहां है, यानी आम आदमी पार्टी की वहां है, तो अब कुछ और दूसरा कारण ढूंढा जाएगा इस बढ़ते प्रदूषण। लेकिन अभी भी अगर प्रदूषण का स्तर देखें तो अभी से जो बढ़ना शुरू हुआ है और माना जा रहा है, आज ही जब मैं गुरुग्राम के जो सिविल सर्जन हैं उनसे मैं बात कर रहा था इस संदर्भ में, तो उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दीपावली और उसके नेक्स्ट डे सभी डॉक्टरों को अलर्ट पे रख दिया गया है और खास तौर से वे डॉक्टर जो कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं उसके लिए है, तो उनको भी स्टैंड बाई पे रखा गया है, उन्हें स्टेशन नहीं छोड़ने को कहा गया है और उन्हें कहा गया है कि और गुरुग्राम में रह चुकी। पिछली बार देखा गया था कि प्रदूषण बढ़ने की वजह से कई लोग ऐसे गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। और जरा एक आंकड़ा आपको मैं फिर बता दूं कि WHO का मैं जिक्र कर रहा था कि एक आंकड़ा सामने आया है और उसके मुताबिक प्रत्येक साल विश्व में 70 लाख लोगों की मौत बढ़ते प्रदूषण की वजह से होता है, प्रदूषण संबंधित बीमारियों से होता है, और जिसमें 42 लाख लोगों की मौत बाहरी प्रदूषण की से होता है और जिसमें 2.5 जिसे का जिक्र करते हैं, जो अमूमन प्रदूषण में जो छोटे छोटे कण होते हैं जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और जिससे जानलेवा बीमारियां होती है, उससे ज्यादातर लोगों की डेथ होती है। और इस मौसम में खासतौर पर सर्दी के मौसम में और जब धूलकण उड़ते हैं और हवा में घूमते हैं और हम सांस द्वारा इनहेल करते हैं, चाहे वो पटाखे से हो या फिर तमाम तरह की प्रदूषणों से हो, कंस्ट्रक्शन साइट से हो, कंपनी से हो या फिर ये पराली जलाने से हो, तो वो कहीं ना कहीं मिले होते हैं और वो जहर का काम करते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है और वो 2.5 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है और स्वास्थ्य के लिए निश्चित तौर पे एक बड़ा चिंता का विषय है। जी बिल्कुल। सुशील जी, एक और मैं आपसे सवाल दरअसल समझना चाहूंगा, अगर राजनीति को इधर परे रख दे तो पराली का आखिर समाधान क्या कोई खाका तैयार होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि हर साल ये देखने को मिलता है कि पराली का एक बड़ा मुद्दा होता है, हमारे बुजुर्गों को काफी दिक्कत होती है, जो सांस के मरीज है उनको काफी दिक्कत हो जाती है। क्या इसका धरातल पर कोई समाधान होता हुआ सुशील जी दिखाई देता है? मैं पराली वाले संबंध में कहूंगा, चूंकि मैं मुख्यमंत्री यहाँ थे और जब हरियाणा सरकार ने एक योजना लागू की है, निश्चित तौर पे सराहनीय है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होता है वो देखने वाली बात भी थी कि हरियाणा सरकार ने एक योजना लाई है जिसके तहत जब किसानों के जिस तरह से अनाज खरीदे जाते हैं उस तरह से अब उनके पराली भी सरकार खरीदेगी और उससे तरह तरह के चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाने हो या फिर उसका निस्तारण करना ये सरकार के जिम्मे होगा। यह एक योजना लाई है और उसके तहत गुरुग्राम में भी इस तरह की योजना लागू की गई है, क्योंकि अमूमन गुरुग्राम में जब किसानों का जिक्र होता है तो पटौदी या परखनगढ़ या सोना इलाके का होता है। तो पूरे प्रदेश में सरकार ने एक योजना लागू की है कि जो किसान अपने फसल बेचते हैं वो पराली भी सरकार को बेच सकते हैं, सरकार उनकी पराली ले लेगी और उसका निस्तारण अपने ढंग से करती है। अगर यह फॉर्मूला सटीक होता है और कहीं ना कहीं किसान अग्रसर होते हैं और इसको बेचते हैं सरकार को, तो निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है कि एक अस्थायी समाधान हो जाएगा पराली से संबंधित। ठीक है सुशील जी, आप हमारे साथ बने रहे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। पराली एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, ये तीनों राज्य इससे काफी ज्यादा मिलते जुलते रहते हैं और दिल्ली हमेशा से आरोप लगाता है कि हरियाणा पंजाब पराली की वजह से यहां पर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां पर हुक्के को लेकर विवाद में 3 पुलिसकर्मियों के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है। और आपको जानकारी दें कि पुलिसकर्मियों पर यह आरोप है कि शराब के नशे में ये पुलिसकर्मी एक घर में घुसे हुए और हुक्का पीने की जिद करने लगे। लोगों ने मना करने पर पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट भी की है और इस पर लोगों ने पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी गई। इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने 3 पुलिसकर्मियों को रेस्क्यू कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। सर पुलिस में जॉब करते हैं। किस पोस्ट पे आप? कांस्टेबल में। कहाँ पे पोस्ट है? साउथ ऑफिस में। यहाँ क्या करने आया था? सर हम नॉर्मली जा रहे थे, घर की तरफ निकल रहे थे, ये बाहर हुक्का रखा था जी, ठीक है,
हम रुक गए पीने के लिए, मोहल्ले हुक्का है, बाहर हुक्का नॉर्मली रखा होता है, तो भाई कोई ना कोई आदमी होगा, कोई ना कोई रात को 12 बजे है। ठीक है, ये इनके संस्कार है भाई साहब, इसलिए बोल रहे हैं हमारे भी। ठीक है, बस यही हुक्के को लेके ये कोई छोटी मोटी पता नहीं क्या हुआ, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। उसके बाद क्या बात हुई, हुक्का के लिए मैंने कहा तो उस हुक्का पर मारपीट को उतार हो गया वो। उसके बाद हमने मना कर चल ठीक है सर, वो गलत बोल रहा। उसके बाद वो मारू प्रमाणने के लिए आ गया। आप लोगों तीनों ने दारू पी? नहीं सर, हमने एक आध पैक लिया, उसी के जगह नहीं लिया हमने, ऐसी कोई बात नहीं सर। बाकी मतलब पूरा बुरा हाल होकर उसके बाद बोलने का मौका नहीं दिया, हम बाहर गए, बाहर जाने के मारने लग गए हमारे। मैं और मेरी मिसेज यहाँ बेड पे, मैं लेटा हुआ था, ये मेरे पैर की मालिश कर रही थी। फिर 3 आदमी मेरे को नजर आए, वो यहाँ इन्हें हुक्का पीना है। एक आदमी दूसरे कमरे में से इधर से घूम के उधर से आया, न्यू बोला भाई ओ तेरा तम्बाकू कहा है, हुक्का पीना है। मैं भाई दारू वाला के लिए, उन्होंने महक आई मेरे को, मैं दारू वाला के लिए हुक्का नहीं है। घरवाली खड़ी हुई, इसको धक्का दे दिया एकदम। बैठ, तेरे को पता है कौन है हम? मनोज को जानते हो? तो हम डीएसपी के आदमी हैं। नुका मकान के कागज ला के दिखाओ। इसी खबर को लेकर हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड सुशील जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सुशील जी, क्या है ये पूरा मामला? निश्चित तौर पर देखिए, गुरुग्राम के फाजिलपुर गांव का बुधवार की रात करीब 9:30 बजे की घटना है। और जो आरोप लग रहे हैं वो ये 5 पुलिसकर्मियों पे आरोप लगे हैं जो डीसीपी साउथ के ऑफिस में काम करते हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर लेवल के भी अधिकारी एक शामिल है। और इन पर यह आरोप लगा है कि फाजिलपुर गांव में पहुंचे थे और एक हुक्का पीने को लेकर एक विवाद हुआ, और जिसके बाद मारपीट किए और नशे में थे। यह आरोप लगा है। वीडियोज काफी वायरल हो रही थी कि किस तरह से इनकी पिटाई की जा रही है, और तमाम जो लोग थे इकट्ठा हो गए थे। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इन सभी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, चूंकि उस वक्त नशे में थे। और उसके बाद इनके बयान पे भी पुलिस पूरी मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है कि क्या वास्तव में मसला केवल हुक्का पीने को लेकर था या फिर इसके पीछे कुछ और है। लेकिन फिलहाल पुलिसकर्मियों की नेग्लिजेंसी जरूर वहां दिखी थी, संलिप्तता जरूर दिखी थी, और यही वजह है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और अब इनके खिलाफ विभागीय जांच भी की जा रही है। बिल्कुल, एक और आखिरी सवाल आपसे लेंगे सुशील जी, क्या ये खादी को लेकर जिस तरीके से लोगों के बीच में एक सम्मान है, एक सम्मान की नजर से लोग देखते हैं, उसका भी चरित्र जो है दागदार करते हुए नजर आए? संजय, निश्चित तौर पर देखिए हालांकि ये जांच के बाद मैं कहूंगा कि जांच के बाद ही क्लियर होगा कि आखिर असल मुद्दा क्या था। क्योंकि जो शिकायत दी गई है पुलिस को, जो बयान है कैमरे पर, उसके मुताबिक ये लोग पहुंचे थे हुक्का पीने के लिए और हुक्का पीने के बाद लड़ाई झगड़े किए। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो परमजीत बेदी, रोहताश बेदी, वो भी पॉलिटिकल आदमी है, कांग्रेस के नेता है, और तमाम इससे पीछे भी कुछ ना कुछ जरूर मसला रहा होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा विवाद। लेकिन कंप्लेन है और शिकायत यही है, तो शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इन पुलिसकर्मियों को भी भर्ती कराया गया, इन्हें चोटें हैं, लहूलुहान है, और निश्चित तौर पर इनके बयान के बाद भी असल मुद्दा निकलेगा कि मुख्य कारण क्या था, क्या असल वजह हुक्का था या फिर कुछ और। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका इस तमाम विस्तार पूर्वक की जानकारी देने के लिए। और आगे बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर यमुनानगर में विजिलेंस की टीम ने बिजली निगम के एक जूनियर इंजीनियर को 6,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं, विजिलेंस के इस अधिकारी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर पूछताछ के लिए ले लिया गया है, और रिश्वत की राशि में और कौन कौन लोग शामिल थे इसको लेकर भी आगे पूछताछ की जा रही है। आज ना हमारे पास एक शिकायतकर्ता आया था, जयप्रकाश वासी बुखाना का। उसने बताया कि 2020 में उसके घर का कनेक्शन कर चुका था और उसने अपने बिजली के इंतजाम के लिए घर पे सोलर लाइट का इंतजाम किया हुआ है। उसके बावजूद भी था तो बिजली की एक पार्टी आई थी बिजली बोर्ड की चेकिंग के लिए। उन्होंने आगे कहा कि आप बिजली चोरी करते हैं और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, जबकि मैंने कोई बिजली चोरी नहीं की। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।